गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मानव में वहन। इससे पहले हमने पोषण पढ़ा था और पोषण में हमने क्या पढ़ा था? पोषण में हमने पढ़ा था भोजन का वहन कैसे होता है। भोजन हमारे शरीर में हम भोजन करते हैं, उसका डाइजेशन कैसे होता है, वो कोशिका के विभिन्न अंगों तक या शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचता है। उसके बाद हमने पढ़ा था श्वसन पढ़ा था। श्वसन में क्या होता है, जो श्वसन पढ़ा था। श्वसन का पहला स्टेप था हमारे पास ब्रीथिंग, जिसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है, इस ऑक्सीजन से जो होती है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हमने भोजन किया और हमें ऑक्सीजन ग्रहण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से छोड़ना है, तो उससे जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न अंगों से शरीर से बाहर छोड़ने के लिए जो वाहन का काम करता है, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, वो करता है आपका रक्त। तो आज हम रक्त भोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है रक्त। आज हम पढ़ेंगे कि जो ये रक्त है, रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे परिवहन होता है, कैसे इसको विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, क्या तंत्र पाए जाते हैं, क्या हमारे पास वेसल्स होती हैं, उन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रक्त के बारे में जान लेते हैं, रक्त है क्या। तो आज हम पढ़ेंगे वाहन किस चीज का? रुधिर या रक्त, एक ही बात है, इसका वाहन पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रक्त के बारे में जान लीजिए, रक्त है क्या। रक्त जो होता है, रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। सबको ये बात पता है, रक्त क्या है हमारा? एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब जो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है। तरल मतलब क्या है? तरल जैसे है ना, द्रव है, तो इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। और इसका रुधिर का जो तरल भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मा कहा जाता है। रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा क्या होता है? ये जो प्लाज्मा होता है, इसमें ही जो रक्त की कोशिकाएं होते हैं वो निलंबित रहती हैं। यानी प्लाज्मा में क्या होती हैं? रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं? आपको पता है, WBC हो गई और प्लेटलेट्स हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, और तीसरी जो होती हैं वो होती हैं आपकी RBC होती है। तो ये जो प्लाज्मा है क्या? रक्त का तरल भाग, यानी रक्त का ही एक भाग है। तो इस प्लाज्मा का काम क्या है? पहले रुधिर का कार्य देखें। रुधिर का हमारे पास कार्य क्या आता है? रुधिर क्या काम करता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रुधिर का जो कार्य होता है वो होता है भोजन, है ना। भोजन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो कैसे पदार्थ होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उनका क्या करता है? परिवहन करता है। परिवहन या वहन करता है। किस रूप में करता है? विलय रूप में करता है, विलय रूप में करता है। अब इसमें हमने पढ़ा कि इसका जो रुधिर का तरल भाग है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या होती है? सभी कोशिकाएं निलंबित होती हैं। और प्लाज्मा का अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य क्या होगा? रुधिर का ही कुछ हिस्सा काम करेगा। इसका जो कार्य हो जाता है, ये कार्य करता है आपका रुधिर में एक्चुअल जो भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है वो कौन करता है? आपका इसका जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो भोजन और आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड या जो क्या है, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उनका परिवहन करता है। कौन करता है? उनका जो परिवहन होता है वो रक्त का प्लाज्मा वाला हिस्सा करता है। ये जो करता है, ये किस रूप में करता है? आपके विलय रूप में करता है। और जो ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन का जो परिवहन करने का काम करता है वो आपका करता है RBC। RBC क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कैसे? RBC में एक तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। जो ये हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बांधकर शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का
काम करता है। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे रुधिर के बारे में देखा है कि रुधिर होता क्या है। एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लीजिए, जब प्लाज्मा क्या होता है, हमारे रुधिर से रुधिर वाहिनियों द्वारा एक अंग से दूसरे अंग में जाता है। तो जैसे प्लाज्मा माना ये क्या है, इस रुधिर वाहिनी के द्वारा क्या हो रहा है, एक अंग से दूसरे अंग के जा रहा है या हमारा रक्त जा रहा है। तो इसमें से क्या होता है, कुछ जो प्लाज्मा होता है इस वाहिनी द्वारा छन के क्या हो जाता है, शरीर से बाहर आ जाता है। और शरीर के बाहर जो कोशिकाएं होते हैं, कोशिकाओं के बीच में जो गैप बच जाता है, अंतरकोशिकीय अवकाश होता है, इस अंतरकोशिकीय अवकाश में जो होता है ये प्लाज्मा आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इस कंडीशन में हम इस प्लाज्मा को क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। समझ आया लसिका क्या है? लसिका क्या है, प्लाज्मा ही है, बस कौन सा प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा जो है ब्लड वेसल से छन के अलग हो जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लसिका कहते हैं। अब इसे अलग नाम देने की क्या, प्लाज्मा ही है तो इसे अलग नाम देने की क्या जरूरत है। अब समझने वाली बात है, जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या होती है, हमने बोला इसमें क्या होते हैं, रक्त कोशिकाएं होती है, साथ में इसमें क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है ना। लेकिन जो हमारा ये लसिका होती है इसमें जो होते हैं ब्लड कोशिकाएं नहीं होती। कोशिका कौन सी कोशिका, रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। मेन चीजें हैं। दूसरा इसमें प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन कैसा होता है, अल्प मात्रा में, प्रोटीन अल्प मात्रा में होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो लसिका को हमने प्लाज्मा से इसलिए इसको क्या कर दिया है, अलग रखा है। तो ये बात होगी लसिका और प्लाज्मा की। जब लसिका क्या होती है, मेन ब्लड वेसल से बाहर आ जाती है और कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहां पे इकट्ठी हो जाती है। जब यहाँ पे जो होता है, इन जो ये रिक्त स्थान है यहाँ पे लसिका की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये क्या होते हैं, एक ब्लड छोटी छोटी क्या कर लेती हैं, लसिका वेसल्स का निर्माण कर दिया, यानी वहिकाओं का निर्माण कर देती है। छोटी छोटी बहुत सी वहिकाएं आपस में मिल जाती हैं और ये है वहिकाएं, बहुत सारी वहिकाएं क्या होते हैं, आपस में मिलके एक बड़ी लसिका वहिका का निर्माण कर लेते हैं, निर्माण कर देते हैं। क्या फायदा है इस क्या होता है, लसिका वहिका का निर्माण करने से ये जो लसिका वहिका होती है ये फिर से क्या करती है, जो लसिका शरीर से यहाँ मेन सेल से अलग होकर सेल के बाहर, जो सेल के अंदर होनी चाहिए वो सेल के अंदर ना होकर सेल के बाहर जो रिक्त स्थान है वहां पे आ जाती है। तो ये जो लसिका होते हैं, ये जो होते हैं उसको मेन ब्लड जो सप्लाई होता है या जो कोशिका होती है उसमें वापस भेज देता है। तो ये कहाँ भेज देता है, वापस इसको कोशिका में भेज देता है। इससे क्या होता है, शरीर में रक्त की जो तरल पदार्थ है उसकी कमी नहीं होती है। सेकेंड जो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछने लायक क्वेश्चन है वो ये है, जो ये लसिका होती है, केवल हमारा शरीर के जो लसिका है वो ही एक ऐसा ऑर्गेनल्स या एक ऐसा तरल है रक्त में जो क्या करता है, एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। जिसे हम देखें ब्लड क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी हार्ट से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, फिर शरीर से क्या जाता है, हार्ट में जाता है, यानी दो डायरेक्शन में फ्लो। लेकिन जो लसिका होते हैं वो एक ही दिशा में फ्लो, एक ही दिशा में क्या होता है, बहता है। कौन सी दिशा में, ये जो होता है शरीर से हार्ट की ओर जाता है। जब मैं हार्ट के ब्लड का जो फंक्शनिंग है कैसे आता है वहां पे बताऊंगी, तो वहां पे आप समझ जाओगे। तो जो लसिका होता है वो एक ही दिशा में होता है, जो कहाँ से होता है, शरीर से हृदय की ओर होता है, हृदय की ओर। आप देखोगे जब ब्लड हृदय से पंप होता है तो उस समय उसमें कोई लसिका नहीं होता है। जैसे ही ब्लड आगे आगे जाता है तो उसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो कुछ प्लाज्मा जो होता है आते समय ब्लड वेसल से बाहर हो जाता है, कोशिका से बाहर जाते हैं और कोशिका बीच में जो छोटे छोटे जगह रह जाते हैं वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तब लसिका बनता है। और ये लसिका जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो वापस किस में आ जाते हैं, जो आपकी सिरा होती है, जो सिरा होती है उसमें मिल जाता है और वो सिरा क्या करती है, वापस ब्लड को कहाँ ले जाती है, आपके हृदय में ले जाती है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग लिख देती हूँ। इसे वापस जो होती है कहाँ मिला देती है, सिरा में मिला देती है, जिससे ये सिरा क्या होते हैं हमारे हृदय
हृदय में ब्लड को ले जाते हैं या लसिका को ले जाते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। जब हृदय से ब्लड वापस निकलता है तो उसमें क्या होता है, लसिका जैसी कोई चीज नहीं होती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तब उसमें क्या होता है, लसिका आता है। अब हम जान चुके रुधिर हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सारे शरीर के अंगों में पहुंचना चाहिए, ताकि हमें जो एनर्जी, क्यों ऑक्सीजन को पहुंचाने सारी जगह, तो क्यों पहुंचाने, ताकि हमने जो भोजन करा है, भोजन जो हमारे शरीर में जा चुका है उसमें क्या हो, ऑक्सीडाइजेशन हो और उससे क्या एनर्जी मिले। तो उस कोशिका के सारे अंग को एनर्जी मिले, कोशिका को सारे अंग को ऑक्सीजन मिले, और जो हमारे शरीर में बेकार का पदार्थ पड़ा हुआ, जो हमारे शरीर के लिए विषैला पदार्थ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी पदार्थ हो गए, उनको शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो इसके लिए क्या, रुधिर को विभिन्न अंगों तक क्या होता है, जाना होता है। तो रुधिर को अगर विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है तो हमारे पास कोई ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे हम क्या करें, ब्लड को जो है, रुधिर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जा सके या उसे बहुत दूर तक पंप किया जा सके। तो रुधिर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक तंत्र होते हैं जिसे हम कहते हैं हृदय। तो अब हम थोड़ा हृदय के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा रक्त को क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए, रक्त या रुधिर एक ही बात है, रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक तंत्र की जरूरत होती है और उस तंत्र का नाम है हमारे पास हृदय या हार्ट। अब पहले थोड़ा हार्ट के बारे में जान लीजिए। हार्ट क्या है, हार्ट क्या है, हमारा एक पेशीय अंग है, पेशीय अंग है, और जिसका पेशीय अंग है, इसका जो आकृति है या आकार है, वैसे कैसे ही ये हमारी मुट्ठी के आकार का है। जैसे हमारी मुट्ठी होती है ना, एक मुट्ठी है, उस आकार का है, मुट्ठी के आकार का है। इसका साइज लगभग मुट्ठी के आकार का ही है। अब हम बात करें तो मैंने कहा था, जब मैं समझा रही थी तो मैंने कहा था कि हमें भोजन से एनर्जी निकालनी है तो किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हृदय जो होता है, रक्त को क्या कहता है, पंप करने का काम करता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इसके लिए उसके पास क्या होता है, कुछ वहिकाएं होती हैं जो ब्लड को ले जाने का काम करती है। साथ में जो हृदय होते हैं, हमें क्या होता है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है ना। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी शरीर में। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए जरूरी है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और जो बिना ऑक्सीजन का ब्लड है वो दोनों अलग अलग रहे। तो हृदय में ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, हमारे पास चैम्बर होते हैं। जो रक्त होता है, रक्त को क्या करना है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त दोनों ब्लड को क्या करना होता है, वहन करना होता है ना। जब इन दोनों ब्लड को वहन करना है, ये दोनों ब्लड आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में ना मिले तो इसके लिए जो हमारा हृदय होता है, हमारे हृदय में क्या होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, ये चारों कोष्ठक क्या है, ब्लड को मिलने से रोकते हैं। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है इसको आपस में मिलने से रोकते हैं। ये जो 4 कोष्ठक होते हैं, इनमें से 2 जो होते हैं, 2 हमारे पास क्या होते हैं, अलिंद होते हैं, और 2 जो होते हैं हमारे पास नीले होते हैं। जो आगे वाले होते हैं उन्हें हम अलिंद कहते हैं, जो पीछे वाले होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, नीले कहते हैं। अलिंद, थोड़ी सी प्रॉपर्टी यहीं पे समझ लीजिए। अलिंद क्या काम करता है, अलिंद का जो कार्य है वो होता है शरीर से ब्लड को इकट्ठा करना, शरीर से रुधिर को इकट्ठा करना। और जो निलय होता है इसका काम क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट हो गया। इसका जो कार्य है वो है हृदय से शरीर को, या निलय का काम है शरीर के विभिन्न अंगों को रुधिर को पहुंचाना, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों को रुधिर पहुंचाना।
यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि जब आप डिटेल से समझेंगे कि हमारा हार्ट कैसे काम आ रहा है, काम करता है, तो आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे ये देखेंगे कि जो रुधिर है वो हार्ट से किस तरह से पंप हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ताकि हम उससे क्या कर सकें, हम अपने पूरे फंक्शन को समझ सकें कि हमारा हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है। तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, जिससे जो क्या होता है हमें इजी करे समझने के लिए। मान लो ये हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट लग रहा है, चाहे ना लग रहा होगा, हमें क्या है समझने से मतलब है। थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए, सारे इतने में दिख ना रहा हो। इस तरह से मान लो ये हमारा हार्ट है, ये हमारी नीले की भित्ति होगी, जो कि थोड़ा सा मोटी होती है, किससे, अलिंद से। ये हमारी अलिंद की भित्ति पतली होती है, तो इसको हम थोड़ा सा पास पास बनाएंगे ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके। ये हमारा अलिंद हो गया, समझने के लिए इसे समझ लीजिए थोड़ा सा इस तरह से रफली। ये हमारा अलिंद हो गया, दूसरी जगह थोड़ा सा कम पड़ गई, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा जो आगे वाले चैम्बर होते हैं, इसे हम कहते हैं अलिंद। जो ये है हमारा, इसे मान ली ये हमारा बायां अलिंद। आपको मेरा उल्टा दिख रहा होगा, आप ध्यान रखें अपना दायां बायां। और ये हो गया आपका दायां अलिंद। थोड़ा समझ लीजिए पहले कि कहाँ पे कौन सा होता है। जो ये पीछे वाले भाग होते हैं, इससे हम क्या कहते हैं, नीले। तो ये हो जाएगा हमारा बाएं नीले, और ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दाएं नीले। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब क्या होता है, हृदय से ब्लड कहाँ जाता है, हमारे शरीर में जाता है, और जो शरीर में ब्लड भेजने का काम करता है वो करता है हमारा नीले। तो नीले से हम एक क्या होती है, ब्लड वेसल्स निकलती है, रेड पेन से दिखाती हूँ इसे। एक नीले से क्या होती है, एक ब्लड वेसल्स निकलती, इस तरह से माना ये ब्लड वेसल निकल ली, और ये हमारे शरीर की क्या हो गई हैं, विभिन्न कोशिकाएं हैं। ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, और ये शरीर की क्या है, विभिन्न कोशिकाएं। जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, आगे जाके क्या होती हैं, छोटी छोटी वेसल्स में टूट जाती हैं, उससे छोटी छोटी श्रृंखलाएं निकल जाती हैं, ताकि क्या ये शरीर की प्रत्येक कोशिका बहुत छोटी होती है, उस कोशिका तक जा सके। तो इस तरह से आगे जाके क्या होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में क्या हो जाती हैं, शाखित हो जाती है। ये जो ब्लड वेसल्स है, ये क्या करते हैं, ब्लड ले जाने का काम करती है। तो ये शरीर से ब्लड ले जा रही हैं। एक जो कोशिकाएं, जो नली शरीर से ब्लड को ले जाते हैं। आप प्रत्येक वर्ड को लिखिए, प्रत्येक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो एग्जाम पेपर के हिसाब से। तो जो भी वहिकाएं, ब्लड वेसल्स हमारे शरीर से ब्लड को ले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। और जो शरीर से ब्लड को लाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, सिराएं कहते हैं। सिराएं और धमनी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि जो ब्लड को ले जा रही है हार्ट से शरीर की ओर, उन्हें कहेंगे धमनी, और जो लाएंगे उन्हें कहेंगे सिरा। तो ये क्या करिए, हृदय से ब्लड को ले जा रहे, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। और ये क्या बहुत सबसे बड़ी होती है, यही आगे जाके क्या छोटी छोटी सिरा वो धमनियों में कन्वर्ट होती हैं। तो इसलिए जो हम इसे कहते हैं महाधमनी, महाधमनी। ये क्या करती है, शरीर से ब्लड को ले गई और आगे जाके छोटी छोटी शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दिया, और वहां से जब ये विभिन्न कोशिकाओं में जाएंगे तो अपने ले जाए गए ऑक्सीजन को क्या करती है, वहां छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इकट्ठा करती है। अंत में जाते जाते क्या है, इसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाती है, और जो ये धमनियां थे, ये आगे जाके क्या होती हैं, कोशिकाओं से ब्लड को ले लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को, और अब ये क्या कहलाने लग जाती हैं, सिराएं कहने लगती हैं। अब ये सिराएं जो होती हैं आपस में मिलके क्या करती हैं, एक बड़ी सिरा का निर्माण करती हैं, और ये सिरा जो होती है आके हमारी कहाँ मिल जाती है, हार्ट में मिल जाती है। हार्ट में कहाँ खुल रही हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात, कहाँ खुली है, अलिंद में खुलती है। कौन से अलिंद, दाएं अलिंद में खुलती है, दाएं अलिंद में। इसका जो नाम हो जाएगा, ये सिरा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, महाशिरा।
सिरा में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है और धमनी में शुद्ध ब्लड होता है। ये कैसे ब्लड को ला रहे हैं, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है। अब ये ब्लड क्या हो गया, हमारे हृदय में चला गया। अब ये हमारे हार्ट में चला गया, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। अब हम क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को ही शरीर में दोबारा भेजेंगे, नहीं। अब हमें इसे शुद्ध करना है। शुद्ध करना है मतलब इसमें क्या मिलाना होगा, ऑक्सीजन मिलाना होता है। और इस ऑक्सीजन को मिलाने के लिए हमें कहाँ इसको भेजना होता है, शरीर में लंग्स में भेजना होता है ना, फुफ्फुस में भेजना होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये हमारा फुफ्फुस है, फुफ्फुस की कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये ब्लड जो होता है यहाँ से अलिंद में आ गया, अलिंद से अब ये ब्लड जो होता है यहाँ से कहाँ चला जाता है, निलय में चले जाता है। और ये निलय होता है जो ये यहाँ से ब्लड को क्या करता है, वापस पंप करता है और आपके कहाँ पहुँचा देता है, आपके लंग्स में पहुँचा देता है। इस तरह से इससे क्या होता है, ब्लड वापस जाते हुए कहाँ पहुँच जाता है, आपके लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में पहुंचने पर क्या होता है, लंग्स में क्या होती है, हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन अब इस ब्लड में मिल जाती है। इसे ये जो है इसे आप समझ लीजिए फुफ्फुस कोशिकाएं, जिसमें क्या होता है आपका ऑक्सीजन है। अब यहाँ से क्या हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया। अब ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो गया। अब इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ये जो है वापस जो होता है आपके अलिंद में छोड़ देता है। यहाँ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहाँ आ गया, आपके अलिंद में आ गया। कौन से अलिंद में, दाएं अलिंद में आ गया। इसलिए दाएं अलिंद में क्या होता है, ऑक्सीजनित ब्लड होता है। जैसे ही ये दाएं अलिंद में आता है, अब अलिंद इसको क्या दे देता है, निलय में भेज देता है। निलय क्या होता है, इसको फिर से पूरे शरीर में भेजता है। ये समझ लो क्या है, शरीर की कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं, ठीक है। और शरीर की कोशिकाओं से क्या होता है, ब्लड फिर यहाँ ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के वापिस कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में चली जाती है। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहीं पे जो सिरा होती है, सिरा में मैंने बोला ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। यानी कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। और जो धमनी होती है उसमें शुद्ध ब्लड होता है। यहाँ से मैंने उससे पहले एक और बताया था कि हमारे शरीर से जो ब्लड को ले जाती है उसको क्या कहते हैं, हम सिरा कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ से ब्लड को कौन ले जा रहा है, लेके कहाँ जा रहा है, लंग्स में ले जा रहे हैं। यानी हृदय से ले जाया जा रहा है। तो क्या होगी, ये क्या होगी, हमारी धमनी होगी। और ये जो धमनी है, इसका नाम जो रखा गया है, ये इसका नाम होता है पल्मोनरी धमनी। अभी हमने धमनी के बारे में पढ़ा कि धमनी जो होते हैं शुद्ध ब्लड ले जाती है, लेकिन दाएं अलिंद में क्या है, अशुद्ध ब्लड है। इसका मतलब सिर्फ कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी ऐसी है जो कि हृदय से कैसा ब्लड ले जाती है, अशुद्ध ब्लड ले जाती है। दूसरा, फिर वापस आइए, मैंने कहा था कि जो हृदय की और क्या लाते हैं, ब्लड लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी सिरा है। और ये जो सिरा है जो कि रक्त को क्या लाते, लंग्स से आपके हार्ट में लाती, इसका नाम होता है पल्मोनरी सिरा। अब मैंने पहले बोला था कि जो सिरा होती है वो क्या होती है, अशुद्ध ब्लड को लाती है, लेकिन पल्मोनरी सिरा कैसी है, शुद्ध ब्लड को लाती है। सिर्फ सिरा और जो धमनी में डिफरेंस है वो ये कि सिरा अशुद्ध ब्लड लाती है और धमनी शुद्ध ब्लड लेती है। लेकिन इसका अपवाद क्या हो जाते हैं, पल्मोनरी धमनी इसका अपवाद होगी, जो क्या करती है, पल्मोनरी धमनी क्या करती है, अशुद्ध ब्लड को लाती है, अशुद्ध ब्लड को लाती है। वही सिरा जो होती है अशुद्ध ब्लड को लाती है, लेकिन पल्मोनरी सिरा इसका अपवाद है जो क्या करती है, शुद्ध ब्लड को लाती है, शुद्ध रुधिर को लाती है। तो ये इसका अपवाद है और यहीं से जो होता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस आ जाती है। तो ये आप हृदय को समझ चुके हैं कि हृदय में कौन कौन से अंग हैं जो क्या ब्लड को ले जाने और लाने का
काम करते हैं। अब समझते हैं कि हृदय कैसे काम करता है। अब आप हृदय को समझ चुके हैं, कौन कौन से इसमें ऑर्गेनल्स हैं जो क्या क्या उसे हेल्प करते हैं ब्लड को ले जाने में। तो आप समझते हैं हमारा जो हृदय है ये काम कैसे करता है। हृदय में लंग्स से क्या होता है, दाएं अलिंद में शुद्ध ब्लड आता है। जैसे ही दाएं अलिंद में शुद्ध ब्लड आता है तो माना क्या, माना इस तरह से समझ लीजिए, ये हमारी क्या है, पल्मोनरी सिरा है। इसने यहाँ से ब्लड लाया और इस अलिंद में डालना शुरू करा। जैसे ही इसमें ब्लड आना शुरू होता है, ये अलिंद जो होते हैं धीरे धीरे क्या होता है, फैलना शुरू हो जाता है। ये फैलेगा। जैसे ही इससे ब्लड खत्म हो जाता है, इसने पूरा ब्लड ले लिया। अब ये क्या करता है, ये अलिंद जो पहले सुकड़ा फैला था, अब ये सुकड़ना शुरू कर देता है और ये अपना ब्लड कहाँ डालेगा, निलय में डालेगा। और निलय क्या होता है, धीरे धीरे फैलना शुरू कर देता है। तो ये अपना पूरा सुकड़ जाता है, निलय क्या होता है, पूरा फैल जाता है। अब जो ब्लड कहाँ था, अलिंद में आया था, अलिंद से कहाँ चला गया, निलय में चला गया। अब निलय को क्या करना है, शरीर में भेजना है ब्लड को। तो निलय क्या करता है, जो पहले सुकड़ा था अब क्या करता है, वो धीरे धीरे फैलना शुरू करता है। माना यहाँ पे ये क्या है, आपकी ये वाली महाशिरा है। तो जैसे ही ये सिकुड़ना शुरू करता है तो इसके अंदर का जो ब्लड होता है वो इस सिरा में जाना शुरू करता है। जैसे ही सिकुड़ेगा तो ब्लड क्या होता है, इस सिरा में, ये जैसे ही सिकुड़ेगा ब्लड इस सिरा में जाएगा और इस सिरा के द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाता है। तो अब ब्लड क्या पूरे शरीर में पहुंच के शरीर से उसने अब क्या करा, अपने अंदर का जो ऑक्सीजन था वो शरीर को दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके वो क्या हो गया, अब एक महाशिरा को बनाते हुए अपना जो रुधिर था वो कहाँ भेज रहे हैं, अलिंद में भेज रहा है। अब फिर से अब क्या करेगा, जो दाएं अलिंद होगा अब इसकी बारी है। ये दाएं अलिंद क्या होता है, जैसे ही इसमें क्या होता है, महाशिरा, ये हमारा सिरा है, महाशिरा अपना ब्लड क्या करती है, डालती है, तो ये फैलना शुरू होता है। और जैसे ही ये फैलेगा तो इसमें ब्लड भर जाता है। अब ये भर गया तो ये अपना ब्लड क्या होता है, नीचे निलय में डालेगा। तो ये क्या करता है, यहाँ से सिकुड़ना शुरू करेगा और निलय जो है उतना ही फैलना शुरू करेगा। जैसे ये पूरा सिकुड़ेगा, निलय पूरा फैल जाएगा। अब निलय को, अब जो दाएं निलय है इसे क्या करना, यहाँ से ब्लड को लंग्स में भेजना होता है ताकि क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन मिल सके। तो निलय क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, सिकुड़ना शुरू होता है। और जैसे ही ये सिकुड़ेगा, यहाँ से जो आपकी पल्मोनरी धमनी है उसमें क्या होता है, ब्लड जाना शुरू होता है। जैसे ही निलय सिकुड़ा, इसके थ्रू, जैसे ही निलय सिकुड़ा, इसके थ्रू ब्लड जो है हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो हमारा ये ब्लड, ये हार्ट है, ये काम करता है। अब क्या लंग्स में पहुंच गया, लंग्स से फिर ये क्या करेगा, बाएं अलिंद में आएगा, फिर दाहिने निलय में आएगा, फिर निलय से शरीर में जाएगा। फिर ये चक्कर क्या होता है, हमारे शरीर में बार बार चलता रहता है। तो इस तरह से जो हमारा हार्ट है ये काम करता है। इसकी जैसे मैंने बोली है, पॉइंट डाल के प्रत्येक लाइन को लिख लीजिए ताकि आपको क्या लास्ट टाइम में कंफ्यूजन ना हो। और इस डायग्राम को पक्का बना लीजिए ताकि आपको क्या हो, जल्दी से आप उसको रिवाइज कर पाएँ। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है वो ये है कि जब ये अलिंद से निलय में ब्लड आया, और निलय क्या है, सुकड़ा है, हमने बोला निलय सुकड़ा है, तो क्या हुआ, ब्लड यहाँ से जो है इस महाधमनी के थ्रू क्या हुआ है, हमारे शरीर में प्रवेश हुआ है। अब ब्लड सुकड़ा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, जब प्रेशर बना होगा तो ये वापस क्यों नहीं गया, इस अलिंद में वापस भी तो जा सकता है। क्या है कि ये सिर्फ महाधमनी में ही गया है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब यहाँ पे जहाँ से अलय और निलय की क्या होता है, दीवारें जुड़ी होती है, यहाँ पे एक क्या होता है, ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे ही अलिंद, मैं हाथ से समझाती हूँ, माना क्या है, ये अलिंद है और ये निलय है। जैसे अलिंद सिकुड़ता है, यहाँ पे एक ढक्कन नुमा सिरा, इस तरह से एक ढक्कन होता है जो इसको क्या करता है, बंद करके लगता है। जैसे अलिंद क्या सिकुड़ता है तो इस ढक्कन पे प्रेशर पड़ता है और ये ढक्कन खोल के कहाँ चला जाता है, इस तरह से पीछे चला जाता है। अब ये पीछे चले गया तो ये पूरा हिस्सा खुल जाता है और यहाँ से ब्लड क्या होता है, नीचे निलय में चला गया। अब होता क्या, जब निलय सिकुड़ना शुरू कर, माना ये निलय ने सिकुड़ना शुरू, यहाँ पे हमारा ये निलय है और इसे सिकुड़ना शुरू करा, यहाँ पे कहते हैं हमारे ढक्कन था, ये जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ता है तो ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऊपर का जो हमारा अलय था वो क्या बंद हो जाता है। जब ये अलय यहाँ पे बंद हो जाएगा तो अब यहाँ से ब्लड वापस जाने का चांस नहीं बनता है। तो इसलिए ब्लड जो होता है यहाँ से सिर्फ किस में जाता है, आपके महाधमनी में जाता है। ये जो बल्ब ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम वल्व कहते हैं।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कारण है कि हृदय में ब्लड विपरीत दिशा में प्रवेश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हृदय में जो होते हैं प्रत्येक जगह पे क्या लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं जो उसे विपरीत दिशा में प्रवेश नहीं करने देता है। इसी तरह से यहाँ पे बल्ब होता है, जब ये क्या करता है, सिकुड़ता है, तो यहाँ का जो ढक्कन होता है या बल्ब होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण ये विपरीत दिशा में प्रवेश नहीं करता है। तो ये किसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। दूसरी जो बात होती है, निलय की जो भित्ति होती है, निलय की जो भित्ति होती है वो अलय से मोटी, निलय की भित्ति अलय से क्या होती है, मोटी होती है, मोटी तथा लचीली होती क्यों? अब आप देख रहे हो कि अलिंद को ब्लड को क्या पंप करके कहाँ डालना होता है, सिर्फ निलय में डालना, अपने पास से ही डालना, बहुत ज़्यादा दूर डालने की जरूरत नहीं है, जिससे क्या नहीं होगा, इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं। वहीं निलय को क्या करना होता है, यहाँ से अपने को पंप करके कहाँ होता है, शरीर के विभिन्न अंगों बहुत दूर तक ब्लड को प्रेशर करना होता है, जिससे क्या होता है, अगर इसे बहुत जोर से पंप करना होता है तो अगर इसकी भित्ति क्या होंगी, पतली होंगी, तो क्या हो जाएगा, इससे भित्ति को फटने का डर रहेगा। अगर लचीलापन कम होगा, क्या होंगे, दृढ़ होंगी, तो उसका क्या होता है, टूटने के वो चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए क्या होता है, निलय की भित्ति जो है अलिंद की भित्ति से ज़्यादा मोटी। ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से अलय या निलय में से किसकी भित्ति ज़्यादा मोटी या पतली होती है। तो इस तरह से आप आज मानव में वाहन समझ चुके हैं कि वाहन किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होते हैं, रक्त के थ्रू होता है। रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका हृदय करता है। हृदय कैसे करता है, वो कैसे फंक्शन करता है, आपने वो समझ चुके हैं। साथ में आप इसी में आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने ये समझ चुके हैं कि धमनी और शिरा क्या होती हैं, इसमें क्या पौधे है, वो किस तरह से उनमें फंक्शन होता है या किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंस है। साथ में आप प्लाज्मा को यहाँ पे समझ चुके हैं, लसिका को यहाँ पे समझ चुके हैं। आप बहुत कुछ बड़ा एरिया आप एक डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं। जब आप नोट्स बनाएं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप अलग अलग लाइन पे पॉइंट वाइज बनाएं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। हमने इससे पहले पादपों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का मतलब है भोजन का निर्माण। किसमें, पादपों में, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण। ये होता कैसे है, पादप क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जड़ों के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को ग्रहण करते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें अपना क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन बना पाते हैं। अब देखने वाली बात है कि इन्हें क्या कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण कर रहे हैं, किसके थ्रू करें, पत्तियों के थ्रू ग्रहण करते हैं जहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। और जड़ों से, जो मिट्टी के आसपास वाले एरिया होते हैं, यानी जड़ों के थ्रू ये क्या करते हैं, पानी और अन्य खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं और इससे मिलके क्या बनाते हैं, ये भोजन बनाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण। अब ये भोजन बनाने के लिए इन्हें कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। अब जहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि आप ये वाला पौधा देख रहे हो, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कच्ची सामग्री के, यानी कि जहाँ पे यहाँ जैसे पत्तियों में क्या बनता है, भोजन का निर्माण बनता है। और यहाँ तक हमें क्या होता है, कच्ची सामग्री पहुँचानी होता है। और जहाँ पे इनका एरिया कम होता है, जैसे इस प्लांट में एरिया, यहीं पे इन्होंने क्या करा, वाटर का अवशोषण करा, यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और थोड़ी सी यहीं पे क्या बन गया, भोजन बन गया। यानी इनको कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को परिवहन करने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ी। यानी कि जहाँ पे दूरी कम होती है वहां पे जो कच्ची सामग्री का परिवहन हो जाता है वो कैसे हो जाता है, विसरण विधि द्वारा होता है। यानी कि जब क्या होती है, पौधे में दूरी कम होती है, कम दूरी में जो कच्ची सामग्री है उसका परिवहन कैसे हो जाता है, विसरण विधि द्वारा हो जाता है। कच्ची सामग्री का परिवहन किस विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा हो जाता है। कच्ची सामग्री, जैसे कच्ची सामग्री हो गया आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और कुछ अन्य खनिज तो क्या हो गई, इसकी कच्ची सामग्री हो गई। विसरण विधि का मतलब है, विसरण विधि का मतलब है कि क्या होता है, जहां अधिक से कम की ओर विसरण होना। आप विसरण समझ चुके हैं, मतलब उच्च दर से कोई भी पदार्थ है जब उसकी सांद्रता ज्यादा होती है उससे निम्न
सांद्रता की ओर जाता है तो उसे क्या कहते हैं विसरण। जैसे कि हम कहीं पे पानी गिराते हैं तो किस ओर जाता है, जहाँ ढलान होती है, जहाँ पानी नहीं, यानी ये नहीं होता है कि अधिक पानी की ओर वो जाएगा, तो इसे कहते हैं विसरण। तो मतलब जब दूरी कम होती है तब तो क्या है, विसरण विधि द्वारा, मतलब यहाँ पे पानी कम है, थोड़ा थोड़ा खिसक के वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे भोजन में। लेकिन जैसे इसमें है कि जब दूरी बढ़ जाती है तो विसरण द्वारा अगर वो जा तो सकता है, जाएगा तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उतनी देर में क्या प्लांट सूख के मर चुका होगा। तो इसलिए क्या होता है, जब क्या हो जाती है दूसरी कंडीशन क्या होती, दूरी अधिक होती है। जब दूरी अधिक होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पौधा होता है उसके पास क्या होता है, परिवहन तंत्र होते हैं, परिवहन तंत्र होते हैं। और पौधे के पास दो प्रकार के परिवहन तंत्र होता है, जिसमें एक होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम, आज हम जाइलम और फ्लोएम समझते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ा है जो परिवहन, पौधों के पास परिवहन तंत्र है वो क्या है, परिवहन तंत्र। दो प्रकार का परिवहन तंत्र है, जिसमें से एक है आपका क्या, जाइलम, जाइलम, और दूसरा है आपके पास फ्लोएम, फ्लोएम। जाइलम जो करता है जड़ से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है और उसे यहाँ से क्या मतलब है, पत्तियों तक पहुँचाता है, जहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज तत्वों का परिवहन कहाँ से करता है, जड़ से नीचे से ऊपर की ओर कर रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में करता है। यानी कि जाइलम में जो परिवहन होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी से जड़ से कहाँ हो रहा है, पत्तियों की ओर, जड़ से पत्तियों की ओर हो रहा है, यानी कि एक ही दिशा में, एक दिशीय परिवहन, इनमें एक दिशीय परिवहन पाया जाता है। जाइलम में किस प्रकार का परिवहन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, एक दिशीय परिवहन पाया जाता है। किसका परिवहन होता है, जल एवं खनिज तत्वों का परिवहन होता है। कौन सी डायरेक्शन होता है, जड़ से पत्तियों की ओर होता है। उसके बाद जब पत्तियों में भोजन बन जाता है तो उस भोजन को पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाना होता है, ताकि क्या होता है, पौधे के अलग अलग भागों में कोशिकाओं का निर्माण हो सके, उनकी मरम्मत हो सके। भोजन पत्तियों में बनता है और उस दिशा में जाता है जहाँ पे भोजन का क्या होता है, स्टोरेज होता है, जहाँ पे भोजन का संग्रह होता है, जैसे जड़ों में और आपके फल में। इसीलिए तो हम उन एरिया को खाते हैं, किसी चीज़ की हम जड़ खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का बीज खाते हैं, क्योंकि उन एरिया में भोजन ज़्यादा मात्रा में प्लांट क्या करते हैं, स्टोरेज होते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। यानी फ्लोएम क्या करता है, भोजन या आप इसे कह सकते हैं ग्लूकोज का परिवहन करता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, कहाँ कर रहा है, पत्तियों से जड़ की ओर कर, कहाँ करता है, पत्तियों से जड़ की ओर करता है। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु में क्या होता है, पत्तियों पे नई नई कॉम्पलें आती हैं, और पत्तियों में जब नई नई कॉम्पलें आती हैं तो उस समय क्या होता है कि पत्तियों को या नई कॉम्पलों को क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो उस समय सिचुएशन कुछ उल्टी, बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत में क्या होता है, जड़ से जो होता है परिवहन वो कलियों की ओर होने लगता है, कलियों की ओर होने लगता है। तो आप देख रहे हैं एक बार तो क्या हो रहा है, पत्तियों से जड़ की ओर ऊपर जहाँ स्टोरेज हो जाता है भोजन का और स्टोरेज को, तो जड़ को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है नहीं। बसंत ऋतु में वैसे ही मॉइस्चर बहुत ज़्यादा क्या होता है, पानी का भी अवशोषण करने की जरूरत होती नहीं उसे। तो और प्लांट के जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ कलियाँ निकल रही होती है वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसलिए क्या होता है, बसंत में वो जड़ों से ऊपर की ओर परिवहन होना लगता है। इसलिए कहा जाता है जो फ्लोएम होता है इसमें द्विदिशीय परिवहन होता है, परिवहन। ये क्वेश्चन जो है कि जाइलम में किस दिशा में होता है, फ्लोएम में किस, क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि फ्लोएम किसका करता है, जाइलम किसका, ये बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया है। अब इतना लोअर क्वेश्चन नहीं आता है,
थोड़ा डीप आने लग गए हैं। तो आजकल जो ट्रेंड है ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम पढ़ चुके हैं। जाइलम जैसे आप देखते हैं फ्लोएम के बारे में, जैसे आप देखते हैं कि पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब पत्तियां झड़ने लगते हैं तो उससे पहले क्या होती है, वो अपने अंदर का जो खनिज तत्व होते हैं पौधे के दूसरे भागों को दे देती है, अपने अंदर का सारा खनिज तत्व। अब पत्तियां यहाँ हैं, हो सकता है कि वो नीचे किसी को दे, या हो सकता है कि इस वाली पत्ती ने इस ऊपर वाले तने को अपने भोज्य पदार्थ को दे दिया हो, अपने खनिज तत्वों को दे दिया। तो इस तरह से भी हम क्या समझ सकते हैं कि पौधे में फ्लोएम कैसे काम करता है, बाई डायरेक्शनल काम करता है, और जाइलम कैसे करता है, यूनी डायरेक्शनल काम करता है। तो ये तो बात हो गई है जाइलम और फ्लोएम किस तरह से काम करते हैं। अब हमने पढ़ा कि जाइलम किसका परिवहन करता है, जल का। यानी कि हमें पता है पौधे में जल और भोज्य पदार्थ, दो जल या खनिज तत्व समझ लो, दो मेन इंग्रेडिएंट हैं जिनका क्या होता है, पौधे में परिवहन होता है। तो हम एक एक को समझते हैं। पहले समझते हैं जल का परिवहन। जल का परिवहन होता कैसे। एक तो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा जल का परिवहन कैसे होता है, जाइलम द्वारा होता है ना, जाइलम द्वारा, जाइलम की वहिकाओं द्वारा होता है, वहिनिकाओं मतलब एक, जैसे हमारे घरों में क्या लगते हैं, नल लगे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वैसे जाइलम में क्या होता है, उसमें 4 तरह की कोशिकाएं हैं। एक कोशिकाएं उनमें होती हैं नलिकाएं। इस चैप्टर में आगे जब प्लांट पढ़ोगे आप, तो प्लांट में आपको डिटेल में पढ़ना है, तो वहां पे आप पढ़ोगे। अभी इतना समझ लीजिए बस। मतलब जैसे जाइलम है, तो जाइलम में इस तरह से एक ट्यूब लाइक संरचना होती है, फिर यहाँ जाके बढ़ जाएगी, फिर आगे जाके, तो इस तरह से इसमें क्या एक पाइपलाइन जैसे लगाया होता है जो कि जल और खनिज तत्वों का ऊपर की ओर परिवहन करता है। दूसरा जो होता है जल के परिवहन में सहायक फैक्टर होता है, वो होता है इसका मूल दाब। मूल दाब का मतलब ये है कि मूल यानी जड़, दाब मैंने जड़ों द्वारा लगाया गया दाब। किस पे लगाएंगे, जल पे लगाएंगे। यानी कि जैसे कि ये प्लांट है, अपने आसपास के जल या क्या कुछ दूसरे खनिज तत्व जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हुआ, इन सब का अवशोषण करा। अब इसने अपने आसपास, इसके आसपास क्या है, मिट्टी है, इसने मिट्टी से जड़ों के द्वारा अवशोषण करा, और यहाँ से क्या बना, जाइलम है, जाइलम ने इसको ऊपर की ओर पहुंचा दिया। अब क्या करेगा ये फिर से क्या करता है, जाइलम तक पहुंचा, फिर से क्या करेगा, ये अवशोषण करता है। तो जो पहले का अवशोषित मटेरियल था, जो पहले का मतलब यहाँ पे पानी था, ये क्या करता है, नया जो अवशोषित पानी था इसे ऊपर की ओर धकेलना शुरू करता है। ऊपर की ओर धकेलना, नीचे से उस पर एक दबाव पड़ता है, जिससे कि पानी होता है थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू करता है। तो इसे कहा जाता है मूल दाब। यानी कि जल के परिवहन में दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, मूल दाब है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ ले कि जड़ें अवशोषित करती कैसे, मतलब जड़ जो होते हैं इसका अवशोषण का तरीका क्या, अवशोषण का तरीका क्या है। यानी कि जैसे जड़ है ना, जड़ अपने मिट्टी के आसपास से क्या करते हैं, जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करा, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे अवशोषण करा, फिर इसे ऊपर पहुंचा देते हैं। अब क्या होता है, ये वाला एरिया फिर से खत्म हो जाता है, फिर से कम हो जाता है, और इसके आसपास के एरिया में क्या होता है, खनिज तत्व होते हैं, तो खनिज तत्व यहाँ से विसरण द्वारा फिर से ऊपर चल जाता है। यानी कैसे करता है, सांद्रता में अंतर के कारण। यहाँ पे सांद्रता कम है, यहाँ पे जाता है विसरण की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी अधिक से फिर से कम की ओर जाना। यानी जड़ें जो अवशोषण करती हैं वो कैसे करते हैं, विसरण विधि द्वारा करते हैं, सांद्रता में अंतर अंतर बना के करते हैं। उसके बाद जाइलम में पहुंचाते हैं, जाइलम फिर उसे ऊपर की ओर भेज देते हैं। यानी सांद्रता में अंतर से या इसी को क्या कह सकते हैं, विसरण द्वारा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जड़ें जो होते हैं जल या भोज्य पदार्थों का विसरण कैसे, वो अवशोषण कहते हैं कैसे करते हैं, लोग कहते हैं जाइलम द्वारा करते हैं। जाइलम द्वारा अवशोषण नहीं करते हैं, जाइलम अवशोषण की जो विधि है वो है विसरण द्वारा। जाइलम तो क्या करता है, जड़ों ने जो अवशोषित कर दिया तो उसके पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करता है। अवशोषण जो करता है वो विसरण विधि द्वारा होता है। तो ये यहाँ पे समझने वाला पॉइंट था। मूल दाब इसका दूसरा फैक्टर हो गया जल के परिवहन का। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो है आपका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन है क्या, यानी कि वाष्प के रूप में जल की हानि। इसका जो मीनिंग निकलता है, वाष्प के रूप में जल की हानि। होता क्या है, दिन के समय में क्या होता है, प्लांट की जो स्टोमेटा होते हैं इसमें छोटे छोटे से जो रंध्र होते हैं, ये क्या होते हैं,
खुले होते हैं और इन खुले होने के कारण जो प्लांट होता है जितना भी पानी का अवशोषण करता है, इससे क्या होता है वो बाहर चला जाता है। तो जैसे ही खुले होते हैं तो वायुमंडल क्या करता है, ऊपर की ओर उस पर क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, यानी प्लांट में ऊपर की ओर एक प्रेशर लगता है जिसे हम कहते हैं चूषण दाब। यानी वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पौधे में एक चूषण दाब उत्पन्न होता है। जैसे आप स्ट्रोल से पानी को ऊपर की ओर चूसते हैं, तो इसी तरह से प्लांट में क्या होता है, एक चूषण दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी ऊपर की ओर ट्रैवल करना शुरू करता है, वो पत्तियों तक या दूसरे भागों तक पहुंचकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो जल के परिवहन में 3 मेन फैक्टर हैं, जो आपका एक तो उसमें तंत्र हो गया जाइलम, दूसरा होता है आपका मूलदाब, तीसरा जो होता है वाष्पोत्सर्जन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जाइलम का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है। हम सोचते हैं कि सिर्फ जाइलम द्वारा, उसमें ऑप्शन होगा जाइलम की वाहिकाओं द्वारा या जाइलम द्वारा, मूलदाब, वाष्पोत्सर्जन द्वारा या उपयुक्त सभी में से। तो हम सोचते हैं किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है, और हम जाइलम मार किया जाता है, लेकिन उपयुक्त सभी जो होते हैं उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक पॉइंट और होता है यहाँ पे समझने के लिए, जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये दिन में ज़्यादा प्रभावी होता है, दिन में ज़्यादा प्रभावी होता है। कैसे, दिन में क्या होते हैं, जो प्लांट के होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, वो खुले होते हैं। उनके खुले होने से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प की हानि होती है, प्रकाश होता है, गर्मी होती है वायुमंडल में, तो वाष्पोत्सर्जन उतनी ही ज़्यादा होती है। लेकिन रात के समय इनके स्टोमेटा बंद हो जाता है, तापमान भी कम हो जाता है, जिससे उतना ज़्यादा, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, वाष्प की हानि नहीं होती, जल की हानि नहीं होती उस समय। तो जो रात्रि में मूलदाब ज़्यादा प्रभावी होता है। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि दिन में कौन सा फैक्टर ज़्यादा प्रभावी होता है, रात में कौन सा फैक्टर ज़्यादा प्रभावी होता है जल के परिवहन में। तो दिन में जो है वाष्पोत्सर्जन आपका ज़्यादा प्रभावी होता है, रात में क्या होता है आपका मूलदाब ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इस तरह से क्या होता है, प्लांट में जल का परिवहन होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट परिवहन है वो होता है आपका भोजन का परिवहन। वो मैं आपके फ्लोएम में ही समझा चुकी हूँ, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे भी। दूसरा है भोजन का परिवहन। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है ना, फ्लोएम द्वारा होता है। भोजन बनता कहाँ है, पत्तियों में बनता है। पत्तियों से फिर कहाँ इसका ट्रांसफर किया जाता है, पत्तियों से अन्य भागों में किया जाता है, पत्तियों से अन्य भागों में किया जाता है, अन्य भागों में किया जाता है। उन भागों में क्या होता है, भोज्य पदार्थ का स्टोरेज होता है। फिर बसंत ऋतु में आने से पत्तियों से अन्य भागों से क्या होता है, पत्तियों या कलियों की और कलियों की ओर दोबारा से अन्य भागों से पत्तियों या कलियों की ओर दोबारा से परिवहन होने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। क्या मेथड है, जाइलम का जल का परिवहन होता है। जल के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, आप वो जान चुके हैं। तो इस तरह से आप पादप में परिवहन जान चुके हैं। अब इसमें एक ही चैप्टर बच जाता है, वो होता है आपका उत्सर्जन। पादप और मानव दोनों में